महाराष्ट्र की राजनीति इस समय पूरी तरह से गर्म है। पहले एसआईआर और अब मराठी का मुद्दा जो है पूरी तरह से गरमाया हुआ है। हालांकि अब इसे राजनीतिक तूल देने की भी कोशिश की जा रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र में अगर हम बात करें, पहले एसआईआर को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं भय था, तो दूसरी तरफ अब मराठी अनिवार्यता को लेकर भी लोगों में डर पैदा हो गई है। हालांकि एक तरफ सरकार ये भी कह रही है कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। कल जिस तरह से महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि हम मराठी का ग्रंथ पढ़ने नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बोलचाल की जो भाषा है वो आपको आनी चाहिए। दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर भी मुंबई और महाराष्ट्र में बड़े जोर शोर से काम चल रहा है, और आज हम जानेंगे कि वर्सोवा विधानसभा के जो संगठक हैं उनसे कि किस तरह से वर्सोवा विधानसभा में एसआईआर के मुद्दे पर काम हो रहा है। क्योंकि चुनाव तो बीत चुका है, लेकिन एसआईआर पूरे देश में चल रहा है, और ऐसे में वर्सोवा विधानसभा में किस तरह से एसआईआर को लेकर काम हो रहा है जानेंगे। हमारे साथ खुद वर्सोवा विधानसभा के संगठक विजय पाठक जी हैं। विजय जी, अगर बात करें, इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में कई मुद्दे चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहले एसआईआर, फिर घुसपैठिया बांग्लादेशी, फेरीवाला, और अब जिस तरह से मराठी अनिवार्यता का मुद्दा है। क्या लगता है कि एसआईआर को लेकर वर्सोवा विधानसभा में कितना काम अब तक हो पाया है, और किस तरह से इसको जो है बीएलओ अपॉइंट करके काम किया जा रहा है? सबसे पहले मेरी तरफ से आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार कहना चाहूँगा। एसआईआर का जो जो अभी स्टार्ट हुआ है ये नियम, देखिए ये पहली बार नहीं होने जा रहा है। एसआईआर ये कुल मिला के मेरे हिसाब से 11वीं या 12वीं बार हो रहा है। एसआईआर ये लोगों का अधिकार है, हर 20 वर्ष में एक बार होना चाहिए। हर 20 वर्ष में जब ये एक बार ये होता था, लेकिन पहले कैसा होता था, लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती थी। जो इससे पहले जो सरकार रही है, जो रहा है, ये वो लोगों ने एसआईआर को स्टार्ट किया और खुद ही उन लोगों ने जनगणना की और खुद ही उन लोगों ने एसआईआर को डाल दिया। इसीलिए लोगों को ये सब चीज़ के बारे में पता ही नहीं था कि एसआईआर होता क्या है। पूर्ण निरीक्षण यादी का भाग ये जनता तक पहुंच ही नहीं पाया। अब बीजेपी गवर्नमेंट के दायरे में जब ये एसआईआर होने जा रहा है, तो इसमें ऐसा है कि लोगों को उसका अधिकार होता है, हर व्यक्ति का। कुछ न कुछ लोगों को देखा जा रहा है, तो किसी का गांव में भी वोटिंग है, किसी का मुंबई में वोटिंग है, या तो किसी का अलग विधानसभा में और इस विधानसभा में भी है। तो इसका निरीक्षण कैसे किया जाए? तो इसीलिए जैसे सन 2002 में पिछली बार जो एसआईआर हुआ था 2002 में, इस बार का नया वोटर आईडी का रजिस्ट्रेशन नंबर, और 2002 में आपका किसी भी स्टेट में अगर आपका नाम होगा, आपको उसकी एंट्री करनी है। किसी भी एक जगह का आपको स्टेट में नाम रखना है, बाकी की जगह से कटा के लेना है। बाकी इसमें ऐसा कोई चीज़ नया नहीं है कि लोगों को इसमें से असुविधा हो। ये हर प्रांत के लोगों के लिए है, हर भाषावादी लोगों के लिए, ये सभी के लिए, किसी एक पर्टिकुलर एक व्यक्तिगत के लिए नहीं है, ये सारे लोगों के लिए। पहले भी कहता था, अभी भी है। अब पब्लिक को अधिकार दिया गया है कि आप अपना पूर्ण निरीक्षण यादी में आप अपना वेरीफाई कराएं, चेक करें, और सही दस्तावेज देके अपना उसमें वापस से नामांकन करवा के लें। लेकिन कई बार हमने देखा है कि लोगों के अंदर डर है पेपर पुरावा को लेकर। कहीं ना कहीं जो कागज पत्र हैं, दस्तावेज हैं, उसको लेकर लोगों में डर रहता है कि हमारा नाम कट जा रहा है, हमारी 3 पीढ़ियों का पेपर चेक किया जा रहा है। कई लोग बोलते हैं कि हमें जो है घुसपैठिया घोषित कर दिया जा रहा है। इन तरह की जो अफवाहें हैं, इस पे कैसे लगाम लगेगा? डर कैसा? मुझे ये कहना है कि अगर मेरा प्रूफ या मेरी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी अगर महाराष्ट्र में रहती आई है और मुंबई में रहते आए हैं, तो मुझे डर कैसा? मुझे कोई भी कुछ प्रूफ मांगेगा तो मुझे देने में आपत्ति क्या है? अगर मैं भारत का रहवासी हूँ, मैं महाराष्ट्र का रहवासी हूँ, मैं मुंबई का रहवासी हूँ, मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगाने में आपत्ति और डर नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कहा गया कि आपका महाराष्ट्र का ही होना चाहिए। गवर्नमेंट ने ऐसा तो नहीं कहा है ना कि आपका अगर महाराष्ट्र में अगर आपका नाम है और सन 2002 में अगर आपका मुंबई में नाम नहीं था तो आपका नाम कट जाएगा, ऐसा तो नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के हो, आप कर्नाटका के हो, या आप गुजरात के हो, आप किसी भी स्टेट में रहते हो, सन 2002 में आपका जिस भी स्टेट में आपका नाम रहा होगा, आप अपना, अगर खुद का नहीं है तो आप अपने पिताजी का ला सकते हैं, पिताजी का नहीं होगा तो अपने दादाजी का ला सकते हैं, दादी का ला सकते हैं। कहने का मतलब है इतनी सुविधा दी गई, जरूरी नहीं कि आपको महाराष्ट्र के। डर कैसा? अगर मुझे लगता है कि मैं सच में भारत का व्यक्ति हूँ, मैं देश में रहने के लायक हूँ, मैं सब चीज़ हूँ, जिसको डर होगा, जो इस भारत का नहीं है, जिसको घुसपैठिया जैसे कहा जा रहा है, जो रोहिंग्या और बांग्लादेश के लोग हैं, उनको डर है डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स जिसके पास होगा उनको तो डर ही नहीं है। जिनको फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाना होगा, डर उनको लगा हुआ है कि मेरी चोरी ना पकड़ी जाए। अब ये पहले कैसा था? पहले की गवर्नमेंट में जब एसआईआर होता था तो उन लोगों ने यादू टू यादू मैच करते थे और उनको पता भी नहीं होता था, वो उनका नाम वोटिंग में चढ़ा दिए। अब ये काम पब्लिक तक पहुंचा है
और पब्लिक को एक कार्य और दायरा दिया गया कि आप लोग अब अपना अपना निरीक्षण यादी को लेकर आप अपना अपना डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज आप लोग चेक कराएं, जिसका कहीं भी होगा पूरे स्टेट में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मुंबई में, पूरे भारत में हर जगह एक व्यक्ति का नाम एक ही जगह होना चाहिए। लेकिन लगातार विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये कहीं ना कहीं लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। जिस तरह से अभी हाल ही में आपने देखा कि लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक संशोधन बिल और परिसमन को लेकर विरोध हुआ और आखिरकार वो गिर गया, पास नहीं हुआ, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, एनडीए के द्वारा किया जा रहा है। वो दूसरी तरफ विपक्ष इसको अपनी बड़ी जीत मानता है। देखिए कैसा है, विपक्षी तो इसका विरोध करेंगे ही ना, क्योंकि इन लोगों ने कई संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए। संविधान के मान्यता के हिसाब से, जैसे आपको पता होगा कि पहले जैसे नोटबंदी हुई समथिंग, तो संविधान में लिखा हुआ है कि हर 10 साल में करेंसी चेंज होनी चाहिए। कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो कभी नोटबंदी का ऐसा कार्यकाल कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। 10 पैसा या 20 पैसा बंद किया गया, 500 की नोट बैंक के अंदर गई तो बाहर नहीं आई, जिससे किसी को पता ही नहीं चला कि ये करेंसी बंद होना होता क्या है। इसी प्रकार एसआईआर भी जब चलता था लोगों को पता ही नहीं होता था। आज मेरी एज 40 के प्लस हो गई है, मैंने भी कभी नहीं देखा कि एसआईआर सिस्टम होता क्या है, क्योंकि हम तक कभी सुविधा ही नहीं आई। अब हमें वो पता चल रहा है, हमें जानकारी है। विपक्षियों के पास में पता है कि जो इनकी चोरी थी, जो ये लोग ने डबल वोट करने का काम किया, या जो दो दो जगह अपने मतदार रखने का काम किया, एक वोट गांव में रखते हैं, एक यहाँ रखते हैं, ऐसा करने का कार्य किया, इनको डर है कि इनकी चोरी पकड़ी न जाए करके, तो ये लोग हर जगह उसका विरोध करते हैं। नारी के जो आज महिलाओं के जो सक्षम तरीके से उनको बढ़ावा देने का जो काम दिया गया है, महिलाओं को जो आरक्षण देने का काम किया, ये महिलाओं का सम्मान था। महिलाओं का सम्मान और आदर उनको करना चाहिए था, ना कि उसका विरोध करना चाहिए था। महिलाओं का बढ़ावा देते, आरक्षण देते तो उनके लिए भी अच्छा था कि अगर कहा जाता है कि नारी एक शक्ति के रूप में हम मानते हैं उनको, और शक्ति को जब हम आरक्षण देने जा रहे हैं या उनका सम्मान करने जा रहे हैं, तो आपको आपत्ति किस बात की है? आपको करना चाहिए, आरक्षण में हमारा साथ देना चाहिए। साथ देने के बाद उनका वो विरोध कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। वो तो विरोधी है, तो उनका काम ही है विरोध करना। बिल्कुल विरोधी है। लेकिन इस समय महाराष्ट्र में सबसे अहम मुद्दा जो है, राजनीति का जो तूल पकड़ा हुआ है, वो मराठी अनिवार्यता का है। और अगर पर प्रांतियों की बात करें, उत्तर भारतीयों की बात करें, लगातार उनके हक की लड़ाई के लिए विजय पाठक मैदान में रहे, क्योंकि रिक्शा टैक्सी यूनियन से भी हमने देखा कई बार जो है आवाज उठाते नजर आए विजय पाठक। ऐसे मुद्दे को किस तरह से देखते हैं, क्या लगता है? क्योंकि लोग पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों में डर है कि 1 तारीख से उनको लाइसेंस और परमिट नहीं मिलेगा। कितना इसका समर्थन करते हैं सरकार के ऑर्डर का? और जिस तरह से मन से अब इस मामले में कूद चुकी है, मन से लगातार पाठशाला चला रही है, स्टिकर चिपका रही है, और ये भी कह रही है कि अगर मोर्चा जो निकाला जाएगा सरकार के खिलाफ, अगर मोर्चा निकलता है और जो लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ मन से अपनी स्टाइल में कार्रवाई करेगी। देखिए, जिस स्टेट में हम रहते हैं पहले तो हमें उसका आदर करना चाहिए। अगर हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो हमें मराठी आनी चाहिए, मराठी का सम्मान हमें करना चाहिए। हम जिस भी देश में, जिस भी स्टेट में हम जाते हैं, अगर हम घूमने के लिए जाते हैं तो उस स्टेट में हम घूमने के लिए जाते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब उस स्टेट में हम काम करने के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ की भाषा आनी चाहिए, वहाँ का हमें सम्मान करना चाहिए। ठीक जैसा अभी प्रताप सरनाईक जी ने कहा कि मराठी बोलना चाहिए तो उनका परमिट रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन कैसा है, इसके ऊपर सबसे पहले अगर मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इनको पहले उस भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आप देखेंगे 2019 के समय में जब हम परमिट रिक्शे वाले को दिया गया था, ऑनलाइन कैमरे के सामने बैठ के लोगों को मराठी बुलवाई गई थी। जिस व्यक्ति को मराठी बोलने आता था उसी व्यक्ति को परमिट अलॉट किया गया था। तो उस समय जब उस व्यक्ति को परमिट अलॉट किया गया तो वो व्यक्ति को अगर मराठी नहीं आती है तो कैसे उस अधिकारी ने उसको परमिट अलॉटमेंट किया, कैसे किया? यानी कि वो भ्रष्ट कर रहे हैं वो लोग। तो ये लोगों को उसका पहले उनका अधिकार वो निकालना चाहिए कि ये जो ऑफिसर लोग थे, इन जो लोगों ने अधिकार मतलब किया। और आने वाले समय में अभी अगर आप देखेंगे तो जितने भी यहाँ पर उत्तर भारतीय या अदर स्टेट के जो लोग रहते हैं, यहाँ पर अगर सरकार से मैं कहूँगा कि अगर उन लोगों को ऐसा एक नियम निकालना चाहिए कि किसी को दिक्कत ना हो। देखिए, मराठीवाद बाकी काफ़ी स्टेट के लोगों ने, काफ़ी पार्टी के लोगों ने निकाला, लेकिन वो अहिंसावाद था। लोगों से मारपीट करना या ज़बरदस्ती किसी से मराठी बुलवाना या करना, ऐसा ना करते हुए जो अभी सरकार ने इनिशिएटिव लिया है कि लोगों को मराठी बोलना अनिवार्य है। रिक्शे वालों को नहीं, ये हर जॉब में करना चाहिए। क्यों? जैसे रिक्शा परमिट स्टेट वालों को अगर आप लोग समय दे देते हैं कि अगर आने वाले समय में लाइसेंस रिन्यूअल, हर 3 साल में लाइसेंस का रिन्यूअल आता है, हर 1 साल में गाड़ी की पासिंग आती है, तो ऐसे ही पासिंग के समय अगर अभी से कह दिया जाए आने वाले 6 महीने के बाद जिस भी गाड़ी का पासिंग अगर किया जाएगा उसको मराठी बोलनी अगर नहीं आएगी तो उसका पासिंग ना करिए, उसका परमिट रद्द कर दीजिए।
तो उस व्यक्ति को पता होगा कि इस 6 महीने के अंदर मुझे मराठी सीखनी होगी, तो व्यक्ति को समय मिल जाएगा, वो व्यक्ति मराठी बोलने लगेगा, समझने लगेगा, शुरुआत करेगा, क्योंकि उसको महाराष्ट्र में रहना है और उसको यहाँ पे अपनी रोजी रोटी चलानी है, तो व्यक्ति 100% मराठी बोलेगा और मराठी का लेकिन आदर। यहाँ तो समय 15 से 20 दिन का ही दिया गया है, क्योंकि 14 या 15 तारीख को परिवहन मंत्री डायरेक्ट आकर बोलते हैं कि 1 मई से अगर नहीं आया तो कर दिया जाएगा। ये समय क्या 15 दिन में मराठी सीखना पॉसिबल है? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगा, प्रताप सरनाईक जी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर ये पॉसिबल हो सके तो इसमें लोगों को समय दिया जाए, लोगों को इसके अंदर मराठी सीखने का समय मिल जाएगा। अगर ऐसा पॉसिबल हो सके, जिस भी जगह पे अगर मराठी की आवश्यकता होती है, जैसे आरटीओ के पास में काफ़ी जगह है, अगर कोशिश किया जाए तो मराठी सीखने के लिए हम वहाँ पे शाला लगा सकते हैं, वहाँ पर एक स्कूल लगा सकते हैं, एक प्रैक्टिस स्कूल खोल सकते हैं वहाँ पर। तो जिस भी को ऐसा लगता है कि वहाँ पर एक मराठी टीचर रख दिया जाए और उनको मराठी सिखाया जाए। नहीं पॉसिबल है तो उनको टाइम दे दिया जाए कि भाई अगर 6 महीने के बाद आप पासिंग के लिए आओगे, जिस भी व्यक्ति का 6 महीने के बाद अगर पासिंग आता है, 6 महीने के बाद आप लागू कर दीजिए उसके अंदर कि हाँ भाई अगर आप मराठी नहीं बोल पाओगे तो हम आपका परमिट, आपका लाइसेंस रद्द कर देंगे। तो उनको भी समझ में आता है कि हमें समय दिया गया, तो इसका एक निवारण होगा। जो इतने दिन से मराठीवाद जो चला आ रहा है उसका एक समापन होगा कि भाई एक तो यह पब्लिक को पता चल जाएगा, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी हमें आनी चाहिए, ये सबको समझ में आ जाएगा। तो हर व्यक्ति मराठी सीखेगा, हर व्यक्ति मराठी बोलने की कोशिश करेगा। तो ऐसा मैं निवेदन करूंगा कि उनको समय देना चाहिए, समय के अनुसार उन लोगों को टाइम मिल जाएगा और वो सीखेंगे और आने वाले समय में मराठी 100% बोलेंगे। बिल्कुल, महाराष्ट्र सरकार को समय देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और बहुत ही लोगों के हित का मुद्दा है, क्योंकि यहाँ लोग कई सालों से अपना रोजगार कर रहे हैं, ऑटो रिक्शा चला रहे हैं और उनके साथ इस तरह से 15 दिन का शॉर्ट टाइम देना कहीं ना कहीं गलत है, जिसको लेकर अब ये निवेदन लगातार ऑटो टैक्सी यूनियन के लोग, तमाम ऐसे राजनीतिक दल के लोग भी यही कह रहे हैं कि सरकार को थोड़ी मोहलत दी जाए, ताकि लोग अपना जो जीविकापार्जन का जो जरिया है वो उनका बना रहे और लोग ऑटो टैक्सी का जो संचालन है वो सुचारू रूप से चलता रहे। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।